सन 1940 जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। कोलकाता के बाहर घने जंगलों में बसेरा नामक गांव था। गांव की सीमा पर एक विशाल और अंधकारमय तालाब था, जिसके पानी में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी जीवित प्राणी की समझ से परे था। आज पूर्णिमा की रात थी। घोड़े की टाप की आवाज, जंजीर की खड़खड़ाहट सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। एक अंग्रेज बलराम और बलवीर नाम के 2 कैदियों को ले जा रहा था। एक तालाब के किनारे घोड़े रुक गए। चलो चलो, तेज तेज चलो, जल्दी चलो। इन हिंदुस्तानी गिद्धों ने हमारा कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। कितना समय इनको पकड़ने में लग गया। जल्दी करो। मगर घोड़े उससे आगे टस से मस नहीं हुए। अंग्रेज अफसर घोड़े से उतरते हुए आसपास के दृश्य को निहारते हुए बोला, ओह, यहाँ पर तो बहुत अच्छा तालाब भी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है। रात भी होने वाला है। चलो, आज की रात हम लोग यहीं पर गुजारता है। साहब, इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। ये तालाब, इसके बारे में गांव वालों ने डरावनी बातें कही हैं साहब। डर हो, तुम्हें तो सिर्फ भूत प्रेत चुड़ैल डायन इन्हीं चीजों से डर लगता होगा। अरे तुम जाहिल हिंदुस्तानी, कभी भी साइंस को नहीं समझ पाए। विज्ञान विज्ञान, ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता। तुम आज भी तंत्र मंत्र में फंसे हुए हो और यही वजह है कि तुम गुलाम बने हुए हो। साहब, मेरी बात सुनिए। ये बसेरा गांव की सीमा है। इस तालाब के पानी में एक चुड़ैल रहती है जो पूर्णिमा की रात को जीवित लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। चुड़ैल? व्हाट चुड़ैल? तुम पागल हो गया है क्या? इतना बोलकर अंग्रेज अफसर दोनों को थप्पड़ मारते हुए बोला, बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ डर है। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होता है। इतना बोलकर अंग्रेज अफसर पेड़ के नीचे बैठ गया और घने अंधेरे में तालाब की ओर देखने लगा। तालाब का पानी अचानक हिलने लगा। हवा तेज हो गई। पानी में अजीब सी उथल-पुथल मच गई। तालाब के अंदर से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगी, मानो कोई पुकार रहा हो। ओ, ये क्या आवाज है? ये कौन कर रहा है? अरे साहब, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये वक्त है भागने का, भागने का। ये तालाब जीवित है साहब। भाग चलो, भाग चलो। ए साहब, हम आपके साथ हैं। हम कहीं नहीं भागने वाले। आप हमको जेल में डाल दीजिएगा। जो मारना है मारिए, जैसा करना है करिए, लेकिन इस जगह से कृपया करके दूर ले चलिए। जल्दी करिए साहब, यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी करिए साहब, जल्दी करिए। खोलिए खोलिए। अंग्रेज अफसर घबराकर दोनों के हाथ में बंधी रस्सियां खोलने लगा। तभी तालाब के पानी में भयंकर हलचल हुई। हवा में स्याही जैसी काली परत फैल गई। तालाब से डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम सब फंस चुके हो। भागना असंभव है। तभी तालाब से लाल आंखों वाली भयानक दिखने वाली डायन बाहर आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसकी हंसी दहलाने वाली थी। ओह माय गॉड, ये तो सच है। चुड़ैल तो सच में होता है। तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्णिमा की रात जो भी यहाँ पर आता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता। इतना बोलकर डायन अचानक अंग्रेज अफसर पर झपट पड़ी और उसे जोर से पकड़कर तालाब के अंदर खींच कर ले गई। अंग्रेज अफसर चीखता हुआ पानी में समा गया। पानी में उसकी चीख गूंजने लगी। हे बलवीर, भाग चलो कि इससे पहले हम भी फंस जाएं। चलो। अरे अब भागना नामुमकिन है बलराम। डायन हमें जाने नहीं देगी। तालाब की गहराइयों में अंग्रेज अफसर की चीखें पानी में गूंज रही थीं। बलवीर और बलराम भागने लगे। वो दोनों तालाब से दूर जाने की कोशिश करने लगे। अचानक हवा ने उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया।
पेड़ों की शाखाएं जैसे जंजीरों की तरह उनके गले और हाथों को दबाने लगी। मदद करो, ये क्या हो रहा है? मदद करो! अरे हिम्मत मत हार बलबीर, बलबीर। अचानक तालाब की काली माया उनकी आत्माओं को घेरने लगी। उन दोनों की चीखें जंगल में गूंजने लगी। बेवकूफों, तुम जहाँ पर हो उससे आगे कोई रास्ता नहीं। अचानक तालाब के जल में एक काला कुंडल बन गया। डायन ने बलबीर और बलराम को अपने गहरे पानी में खींच लिया। उनकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बलबीर और बलराम धीरे धीरे खामोश हो गए और इस तरह उस भयानक पूर्णिमा की रात बसेरा गांव के तालाब ने 3 और इंसानों को अपने अंदर समेट लिया। कोई भी वापस नहीं लौटा। इस घटना के कुछ दिन बाद सन 1940 कोलकाता के पास बसे बसेरा गांव में इन दिनों शामू की बहन लक्ष्मी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। शामू पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी गांव का मुखिया उसके पास आ पहुंचा। हाँ मुखिया जी, मेरा केवल एक ही दोस्त है बिरजू, जो मेरे साथ शहर में रहता था। वो भी शादी में आने वाला है। हाँ तो भाई उनसे साफ कह देना कि गांव की सीमा के उस पार मसान तालाब की तरफ रात के समय बिल्कुल ना जाएं। हाँ मैं जानता हूँ वहाँ क्या है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। हाँ बिल्कुल समझा ही देना, क्योंकि ये शहर के लोग ना इन बातों को मजाक में समझते हैं, पर यहाँ तो तुम्हें पता है ना, कई लोगों की जान जा चुकी है। मुखिया की बातों में डर नहीं, चेतावनी थी। शामू गहराई से सोचने लगा। अगले दिन दोपहर को शामू का दोस्त बिरजू गांव आ पहुंचा। अबे यार श्यामू, ये तो तूने बताया नहीं था कि तेरा गांव इतना मस्त है यार, बढ़िया शांत हरा भरा। अबे यहाँ तो कोई टूरिस्ट भी आ सकता है, क्यों? जो बाहर से दिखता है वो सच नहीं होता बिरजू। हैं? मतलब? अबे इतनी जल्दी क्या है, पहले घर तो चल घर चल। दोनों घर पहुँचे। दरवाजे पर लक्ष्मी खड़ी थी। आइए बिरजू भैया, अंदर आइए। बहुत दिनों बाद भाई के मुंह से आपके बारे में सुना। धन्यवाद लक्ष्मी बहन। बिरजू घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद शामू उसे गांव की गलियों में घुमाने ले गया। चलो आओ बिरजू, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। अरे आओ। सबसे पहले वो गांव के पुरोहित से मिले, फिर हलवाई रामलाल से। अरे भैया, बाहर से आए हो, बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी जरूर खा के जाओ। अभी नहीं, शादी के दिन जरूर खाऊंगा। शाम होते होते दोनों गांव के बाहर वाली पगडंडी तक निकल आए। दूर मसान तालाब का किनारा पेड़ों के पीछे से झांक रहा था। अबे श्यामू, वो क्या जगह है यार? वहाँ पे वो पेड़ कुछ ज्यादा ही सन्नाटे में नहीं खड़े? वहाँ पे मसान तालाब है, वहाँ रात में कोई नहीं जाता। क्यों? क्या डर है वहाँ? वहाँ कोई और भी है जो अब इंसान नहीं रहा। उस समय बिरजू ने शामू से कुछ नहीं कहा और उसके साथ चुपचाप घर चला गया। घर पर शामू की बहन लक्ष्मी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे गांव के लोग एकत्रित थे, पर बिरजू का ध्यान बार बार उसी तालाब की ओर जा रहा था। वो अपने आप से बोला, हाँ, कुछ तो रहस्य है उस तालाब में। अगले दिन शामू बिरजू को गांव में घुमाने ले गया। तभी बिरजू की नजर एक बहुत आलीशान हवेली पर पड़ी। अरे वाह यार वाह, ये हवेली किसकी है? ये हमारे गांव के ठाकुर रामधीर सिंह की हवेली है, जो उस मसान तालाब के पास है। कहते हैं मसान तालाब का इतिहास इसके खानदान से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर बिरजू चौंक गया। यार मैं इस इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ। अबे वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं और गांव का कोई भी अब इस पर चर्चा नहीं करता है। छोड़ इन सब बातों को। बिरजू ने कुछ नहीं कहा। उसी शाम को बिरजू लक्ष्मी की छत पर बैठा था। उसने देखा कि गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यार ये इतना सन्नाटा क्यों है? आज पूर्णिमा की रात है और ऐसी रात को गांव वाले बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? कहते हैं कि पूर्णिमा की रात तालाब के अंदर विचित्र घटनाएं होती हैं। मसान तालाब से भयंकर आवाजें आती हैं, इसलिए कोई भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता।
ये सुनकर शामू भी चौंक गया। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, अबे यार, ये तो किसी उपन्यास की कहानी लग रही है। पूरा गांव सन्नाटे में, पूर्णिमा की रात, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सबकी कुंडी बंद। रात होते ही सभी सो गए, लेकिन बिरजू की आंखों से नींद बहुत दूर थी। बिरजू अपने आप से बोला, न जाने क्यों मेरा मन इन सब बातों को मानने का नहीं करता। मुझे लगता है कि गांव वालों का ये भ्रम है। अगर मैं आज रात तालाब के किनारे जाऊं तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। हाँ, वैसे भी वहाँ कुछ है तो नहीं, और मैं सुबह गांव वालों को बताऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। पूर्णिमा की रात बिरजू धीरे धीरे कदमों से सन्नाटे को चीरता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। अचानक तालाब के अंदर से एक औरत की भयानक आवाज सुनाई दी, आओ आओ ना। वो भयानक आवाज सन्नाटे को चीर गई। बिरजू के हाथ पैर कांपने लगे। हे भगवान, इसका मतलब गांव में जो चर्चा है वो बिल्कुल सत्य है। अरे बाप रे, इस तालाब के अंदर कुछ तो है। हे भगवान। तालाब के अंदर से एक भयानक चेहरा निकलकर सामने आ गया। ये तो कोई डायन लगती है। अगले ही पल तालाब से एक बड़ी भयानक दिखने वाली स्त्री बाहर आ गई और बिरजू के करीब आकर खड़ी हो गई। काफी समय बाद कोई इंसान आया है। इतना कहकर डायन ने बिरजू का पैर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए तालाब के अंदर घसीटने लगी। बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। अगली सुबह शामू जब उठा तो बिरजू कहीं नहीं था। अरे लक्ष्मी, ये बिरजू भैया कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। भैया, जब मैं उठी तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बिरजू भैया रात में कहीं बाहर गए थे। शामू की माँ डरते हुए बोली, कहीं वो उस मसान तालाब के पास तो नहीं गया। ये सुनकर शामू घबरा गया। वो दौड़ता हुआ गांव में बिरजू की तलाश करने लगा। कुछ देर बाद शामू मुखिया के पास पहुंचा और सारी घटना बताने लगा। रात के समय जब मैं आधी नींद में था, मैंने किसी के चीखों की आवाजें सुनी। मतलब रात में तो मैंने सोचा कि ये तो आम सी बात है मसान तालाब की। हर पूर्णिमा की रात वहां से चीखों की आवाजें आती रहती हैं। ये बताओ श्यामू, कहीं तुम्हारा शहरी दोस्त बिरजू मसान तालाब के पास तो नहीं चला गया ना? ये सुनकर शामू और भी घबरा गया। तभी वहाँ चंदा नाम की एक औरत आ पहुंची, जिसे गांव वाले पागल कहते थे। तेरा दोस्त अब कभी नहीं आएगा। ये क्या बकवास कर रही हो? मूर्ख, वो उसे ले गई। मैंने अपनी आँखों से रात के सन्नाटे में तेरे दोस्त को तालाब के पास जाते देखा। फिर मैंने वो भयानक दृश्य देखा जिसे देखकर लोगों के दिल कांप जाते हैं। तुझे जाकर तालाब के किनारे देखना चाहिए। हो सकता है तेरे दोस्त की लाश मिल जाए। शामू मुखिया और कुछ गांव वाले दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंच गए। बिरजू की लाश पानी में तैर रही थी। गांव के एक तैराक ने उसे बाहर निकाला। अरे जिस बात का डर था वही हुआ। अरे भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने शहरी दोस्त को संभालो, पर तुम नहीं माने। देखो इसकी लाश को ध्यान से देखो। इसकी फटी हुई आंखें बता रही हैं कि मरने से पहले इसने कोई बहुत ही भयानक दृश्य देखा था। देखो। शामू रोने लगा। बिरजू मेरे दोस्त। गांव में डर का माहौल फैल गया। भयभीत गांव वालों ने बिरजू का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन संध्या होते होते शामू की बहन लक्ष्मी का विवाह सादगी से संपन्न हुआ। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन रस्मों को निभाना आवश्यक था। शामू ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी बहन को विदा किया और चुपचाप दरवाजे पर बैठ गए। बेटा, जो होना था वो हो गया। कौन टाल सकता है विधि का विधान? ए अम्मा, तू कहती है ना कि सब कुछ भाग्य है, पर मैं इसे यूं नहीं मानता। मेरे दोस्त बिरजू की मौत यूं ही नहीं हुई है।
मुझे इस रहस्य के तह तक जाना है। ये जानना है कि उस मसान तालाब में ऐसा क्या है जो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। इतना बोलकर शामू गांव के मुखिया के पास जा पहुंचा। मुखिया जी, मुझे मसान तालाब के रहस्य के बारे में जानना है। हाँ बेटा, पहले वो तालाब एकदम सामान्य था, लेकिन कुछ वर्षों से वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव वाले कहते हैं कि उस तालाब में एक डायन बसती है। हर पूर्णिमा की रात को वो बाहर निकलती है। जो भी उस रात वहां होता है वो जिंदा नहीं लौटता। लेकिन मुखिया जी, आखिर वो डायन पूर्णिमा की रात को ही बाहर क्यों आती है? बाकी दिनों में क्यों दिखाई नहीं देती? कोई तो कारण होगा ना इसका। मैं केवल एक बात जानता हूं, मसान तालाब का रहस्य रामाधीर की हवेली से जुड़ा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली में आज भी कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ठाकुर का डर ऐसा है कि कोई मुंह नहीं खोलता। ठाकुर दबंग है और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी किसी में नहीं है। बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि तू भी ये सब कुछ छोड़ दे। मुखिया की बात सुनकर शामू चुपचाप वहां से चल पड़ा, लेकिन उसका मन और अधिक बेचैन हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य की गहराई तक पहुंचेगा। गांव के 2 अन्य लोगों से जब शामू ने पूछताछ की तो उन्होंने डर के मारे मुंह फेर लिया। हमें कुछ नहीं पता श्यामू भैया, हमें छोड़ दो। हाँ, हमने तो कुछ नहीं देखा और न ही देखना चाहते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं कि तू मत उलझ इस चक्कर में श्यामू। हाँ। दोपहर ढल चुकी थी। शामू गांव से दूर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा सोच में डूबा हुआ था। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी। क्यों रे शामू, तू भी मरने चला है क्या? शामू ने चौंक कर देखा। सामने चंदा खड़ी थी, वही चंदा जिसे गांव वाले पगली चंदा कहते थे। उसके उलझे बाल, फटे कपड़े और बेपरवाह हंसी ने उसे गांव में एक उपेक्षित और डरावना नाम दे दिया था। तुम यहाँ? तू जानना चाहता है ना मसान तालाब का राज? हाँ, तुम जानती हो कुछ? जानती हूँ, पर उस सच्चाई को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या तुम वास्तव में जानती हो उस मसान तालाब का रहस्य? हाँ, मैं जानती हूँ। सुनना चाहते हो तो सुनो। इतना कहकर चंदा एकदम शांत हो गई और जैसे गहरी सोच में डूब गई। गांव का ठाकुर रामाधीर अपनी हवेली के सहन में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी कौशल्या वहां आकर मुस्कुराती हुई बोली, आज बहुत खुशी का दिन है जी। आज हमारा इकलौता बेटा अशोक पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ रहा है। हम भी अशोक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कौशल्या। हम तो चाहते हैं कि अब वही हमारे गांव की बागडोर संभाले। मैंने अशोक से बात की थी, वो शहर में नौकरी करना चाहता है। वो तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता। देखा कौशल्या, हमने तुम्हारे कहने पर उसे शहर भेजा और अब वो साहबजादे नौकरी करना चाहते हैं। अरे क्या उसे पता नहीं है कि हम कौन हैं? ठाकुर हैं हम, ठाकुर। सदियों से शासन करते आए हैं। हमारे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता। इतना कहकर रामाधीर गुस्से से बाहर निकल गया और कौशल्या वहीं सोच में डूब गई। उसी समय चंदा, जो उनकी नौकरानी थी, वहां आई और बोली, क्या हुआ मालकिन, आप इतनी उदास क्यों हैं? कौशल्या, जो चंदा से दिल की बातें साझा करती थी, बोली, मेरा बेटा अशोक शहर में रहकर अच्छी नौकरी करना चाहता है, पर उसके पिता मना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अशोक गांव में रहे और उनका स्थान ले। अशोक बाबू तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपके पति की तरह कभी नहीं बन सकते। और रही बात ठाकुर साहब की, तो उनके बारे में कौन नहीं जानता। गांव के सब लोग उनसे डरते हैं। कुछ देर बाद अशोक एक सुंदर लड़की के साथ हवेली आ पहुंचा। उसे देखकर रामाधीर बुरी तरह चौंक गया। अशोक, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? पिताजी, ये मेरी पत्नी है। इसका नाम लीला है। हम दोनों ने शहर में साथ में पढ़ाई की और फिर शादी कर ली। रामाधीर का गुस्सा आसमान छूने लगा। ओह, कौन से खानदान की है ये? इसके पिता का नाम क्या है?
पिताजी, ये एक अनाथ है। ये सुनकर रामाधीर और भड़क गया। उसने कौशल्या को आवाज लगाई। कौशल्या, इधर आओ, जल्दी बाहर आओ। कौशल्या चंदा के साथ बाहर आई। रामाधीर गरज कर बोला, देखो, गौर से देखो इसे, यही है तुम्हारा बेटा। शहर भेजने का क्या नतीजा निकला देखा तुमने? एक तो बिना पूछे शादी कर ली, और वो भी एक अनाथ लड़की से। न इसके खानदान का पता है, न इसके माँ बाप का पता है। न जाने किस नीच जात की लड़की को ब्याह कर ये लेकर आया है हमारे खानदान में। अशोक ये सुनकर क्रोधित हो गया। पिताजी, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। लीला मेरी पत्नी है और आपकी बहू। आपको उसे ऐसे अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अंदर तो आने दो, आराम से बैठकर बात कर लेंगे। रामाधीर किसी सोच में डूब गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। हवेली के आंगन में जैसे एक तूफान का सन्नाटा छा गया था। कौशल्या अपनी बहू और बेटे को अंदर लेकर आ गई और अपने बेटे से धीरे से बोली, तुम अपने पिता का स्वभाव जानते हो, फिर भी तुमने बिना बताए शादी कर ली, और वो भी एक अनाथ लड़की से। तुम्हारे पिता इसे कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। माँ, मैं अपने पिता की तरह कभी नहीं बनना चाहता था, इसीलिए तो मैं शहर गया। और वैसे भी कुछ ही दिनों में हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी पत्नी के साथ शहर में एक अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं भी पिताजी की तरह अत्याचारी बन जाऊं और लोगों की बद्दुआएं लूं। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कौशल्या चुप हो गई, भीतर से उदास हो गई। हवेली के आंगन में जैसे एक तूफान के बाद सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद रामाधीर वापस आ गया। हाँ बहू, हमें माफ कर देना, गुस्से में हम कुछ ज्यादा ही बोल गए। बेटा, हमसे भूल हुई है, हमें माफ कर देना। रामाधीर का ये परिवर्तन देखकर उसकी पत्नी कौशल्या चौंक गई। मालकिन, समझ में नहीं आ रहा कि ठाकुर साहब अचानक से कैसे बदल गए। हो सकता है कि पुत्र के मोह ने सब कुछ भुला दिया हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक रामाधीर रात के समय अपनी बहू लीला से बोला, अब बहू तैयार हो जाओ, हमारा एक मित्र है जो बचपन का दोस्त है, उसकी पुत्री का विवाह होने वाला है। उसने हमें निमंत्रण पत्र भेजा है, उसके विवाह समारोह में हमें चलना है। ये सुनकर अशोक खुश हो गया। पिताजी, मैं भी चलूंगा। अब बेटा, तुम्हें जो जमीन के कागज दिए ना, आज रात तुम्हें उन्हें पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। और बेटा, क्या मैं केवल अपनी बहू को साथ नहीं ले जा सकता क्या? बताओ भला। अरे पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आप ले जाइए, लीला को ले जाइए। रामाधीर लीला को बग्गी में बिठाकर गांव से निकल पड़ा। अचानक उसने बग्गी को तालाब के पास रुकने का आदेश दिया। कोचवान रुक गया। रामाधीर बग्गी से बाहर आया और उसकी बहू लीला भी बाहर आ गई। क्या हुआ ससुर जी, आपने बग्गी यहाँ क्यों रुकवा दी? तभी रामाधीर की आंखों में खून झलकने लगा। तुझे मारने के लिए, और तुझे क्या लगा कि मेरा मन बदल जाएगा? तुझ जैसी नीच जात को मैं अपने खानदान में पानी भी ना दूं। आज पूर्णिमा की रात है और आज तेरी अंतिम रात है। इतना कहकर रामाधीर ने अपनी बहू को तालाब में धक्का दे दिया। लीला को तैरना नहीं आता था, वो तालाब में डूब गई और मर गई। कोचवान बुरी तरह डर गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। हवेली में जाकर सिर्फ ये बताना है कि लीला ने तालाब को देखने की जिद की, मैंने बग्घी रुकवा दी और फिर अचानक से उसका पैर फिसल गया और लीला तालाब में डूबकर मर गई। समझ गए? चलो। इतना कहकर रामाधीर फिर से बग्गी में बैठा और हवेली वापस आ गया। हवेली में रामाधीर को अकेले आते देखकर अशोक और उसकी माँ बुरी तरह से चौंक गए। पिताजी, मेरी पत्नी लीला कहाँ है? बेटा, मैं क्या कहूँ, वो तालाब देखने की जिद कर रही थी। मैंने बग्घी रुकवा दी, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूबकर मर गई। तभी वहाँ पर चंदा आ गई। ठाकुर साहब झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर साहब ने मेरी आंखों के सामने आपकी पत्नी को तालाब में धक्का दे दिया था।
उसे तैरना नहीं आता था। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। ये सुनकर ठाकुर रामाधीर चौंक गया। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं सच्ची बात कह रही हूँ। जब आप अशोक बाबू की पत्नी लीला को तालाब में धक्का दे रहे थे, मैं उस समय वहीं पर थी। मैं अक्सर शाम को ठंडी हवा खाने वहाँ बैठ जाती हूँ। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। अशोक फूट फूट कर रोने लगा और दौड़ता हुआ एक कमरे में चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खोल बेटा, बेटा दरवाजा खोल। लेकिन अशोक ने दरवाजा नहीं खोला। रामाधीर गुस्से से वहां आया और दरवाजे पर लात मार दी। दरवाजा टूट गया। जैसे ही रामाधीर और कौशल्या अंदर गए, उन्होंने देखा कि अशोक फांसी के फंदे पर लटक रहा था। ये देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। मिल गई कलेजे को ठंडक। इतना कहकर कौशल्या जमीन पर गिर गई। इतना बोलकर चंदा चुप हो गई। बाप रे, फिर क्या हुआ चंदा? ठाकुर की पत्नी कौशल्या अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल बसी। उस रात मैंने 3 मौतें देखी। एक ठाकुर के अहंकार ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को निकल लिया। इस बात पर मुझे बहुत गहरा आघात लगा और कुछ समय के लिए मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। सारा गांव जानता था कि सच्चाई क्या है, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता था। केवल मैं ही हूँ जिसने सब कुछ अपनी आँखों से देखा। और उस रात के बाद ही तालाब में रहस्यमयी घटनाएं प्रारंभ हो गईं, क्योंकि जिस रात ठाकुर ने अपनी बहू लीला को धक्का दिया था, वो पूर्णिमा की रात थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो तब तक निर्दोष लोगों को मारती रहेगी जब तक ठाकुर का अंत नहीं हो जाता। चंदा की सारी बात सुनने के बाद शामू गहरी सोच में डूब गया। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ चंदा, मामला क्या है। जब तक लीला की आत्मा ठाकुर रामाधीर का अंत नहीं कर देती, तब तक वो शांत नहीं बैठेगी। तुमने बिल्कुल सही समझा है शामू, लेकिन रामाधीर कभी भी पूर्णिमा की रात तालाब के किनारे नहीं जाएगा। तो फिर हमें योजना बनानी होगी जिससे कि रामाधीर पूर्णिमा की रात तालाब के पास जरूर जाए। इसके बाद शामू और चंदा एक चालाक योजना बनाने लगे। योजना के अनुसार चंदा ने गांव में एक अफवाह फैला दी कि तालाब के पास पुराना नागमणि वाला पत्थर फिर से चमकने लगा है और जिसे भी वो पत्थर मिलेगा वो रातों रात अमीर हो जाएगा। ये बात ठाकुर रामाधीर तक पहुंच गई। शाम के समय शामू और चंदा खुद ठाकुर के पास पहुंच गए। ठाकुर साहब, मैंने आपकी सेवा में कई साल बिताए हैं, लेकिन आज एक बात कहे बिना नहीं रह सकती। कौन सी बात? मैंने सुना है कि आज की रात पूर्णिमा की रात है और तालाब के पास कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? ठाकुर साहब, दंत कथाओं के अनुसार तालाब के किनारे एक नागमणि पत्थर है और वो पुराना नागमणि वाला पत्थर फिर से चमक रहा है। दंत कथाओं के अनुसार जिसे भी वो पत्थर मिल जाएगा उसे अकूत धन प्राप्त होगा। लेकिन वो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही प्रकट होता है। ठाकुर रामाधीर लालच में आ गया। क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच है? मैंने अपनी आँखों से देखा है ठाकुर साहब, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो कुछ भी अपनी आँखों से देखती हूँ वो झूठ नहीं हो सकता। बरसों पहले एक सच मैंने अपनी आँखों से देखा था और वो सच आपकी पत्नी। तभी ठाकुर रामाधीर गुस्से से बोला, बस, इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आगे क्या हुआ मुझे सब कुछ पता है। आप चाहते हैं कि वो पत्थर अगर आपको मिले तो फिर आपको अभी चलना होगा। मैं और शामू आपके साथ चलेंगे। ठाकुर रामाधीर तैयार हो गया। वो शामू और चंदा के साथ तालाब की ओर बढ़ गया। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी तालाब पर पड़ रही थी और पूरा माहौल भयावह लग रहा था। जैसे ही ठाकुर तालाब के किनारे पहुंचा, पानी में हलचल होने लगी।
अचानक तालाब से एक डरावनी आकृति बाहर निकल आई। वो कोई और नहीं बल्कि लीला थी, जो अब एक भयावह डायन बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए और शरीर पर काले धब्बे। तू लीला? हाँ, मैं वही लीला हूँ जिसे तूने इसी तालाब में धक्का देकर मारा था। आज तेरा अंत निश्चित है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। ओह! क्या करें ठाकुर साहब, तुम्हारी वजह से गांव के निर्दोष लोगों की जान जा रही थी। आज इसका अंत होना ही था। लीला ने भयानक शक्ति के साथ रामाधीर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए तालाब की ओर ले जाने लगी। रामाधीर चीखते हुए छटपटाने लगा। अरे अरे बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लीला ने उसे तालाब के अंदर खींच लिया। रामाधीर की चीखें कुछ देर तक तालाब के किनारे गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल बाद तालाब का पानी एकदम स्थिर हो गया और चारों तरफ शांति छा गई। गांव में डर का साया हट चुका था। लीला की आत्मा को शांति मिल गई थी और ठाकुर रामाधीर का अंत हो गया था।